बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पे। आज हमारे साथ हैं संदीपक दे, जो कि आईआईईएसटी शिवपुर से जो है वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और हाल ही में जो है इनकी कैंपस प्लेसमेंट हुई है। तो सर से जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो इन्होंने तैयारी की और भी बहुत कुछ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आपको जो है वो मैक्सिमम चीजों का लाभ हो। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे व्यूअर्स को जो है वो अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दें। Hi, Satya Pratap ji. My name is Sandeepak Dev. I reside at Jadavpur, Kolkata, and I'm currently a final year student of IIST Shibpur in the Department of Civil Engineering. Recently, I got placed at a company called GKW Consult, which is an environmental consulting group that focuses on water supply and environmental engineering. So that is my intro. ओके सर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो है वो प्लेसमेंट मिली। एंड एक पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर अभी ट्रेंड देखें लास्ट 5 to 10 years का, तो स्टूडेंट्स का जो है वो इंटेंशन मोर इंक्लाइन टुवर्ड सीएस एंड आईटी सेक्टर है। तो कोर में जो है वो स्टूडेंट्स उतने एडमिशन लेते नहीं है। तो आप जो है वो थोड़ा कोर के बारे में, मीन्स सिलेबस कैसा रहता है और प्लेसमेंट की स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो इस बारे में जो है वो आपका क्या ओपिनियन है एंड क्या रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि लोग तो मीन्स बहुत सुनने को मिलता है कि आईटी सेक्टर में जॉब है, ओके, कोर में कुछ होता नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, चूंकि आप जो है वो 4 साल इसकी पढ़ाई किए हुए हैं और आपको प्लेसमेंट भी मिली है, तो इस बारे में जो है वो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दें। हाँ, अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि आईआईटी में भी सीट्स जो है कोर डिपार्टमेंट का, जैसे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, वो सब खाली जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग ज़्यादा इंक्लाइंड है आईटी और जो सीएस वगैरह का जो फील्ड है, बिकॉज ऑफ द पैकेजेस एंड ऑल्सो द अपॉर्चुनिटीज दैट दे गेट। बिकॉज आप देखेंगे उन लोगों का मीडियन पैकेज बहुत हाई होता है कोर इंजीनियरिंग फील्ड से। सो मुझे लगता है कि अभी जो एक गैप चल रहा है, जो कोर फील्ड में लोग एडमिशन नहीं ले रहे, इससे बाद में जाके बहुत ज़्यादा डिमांड पड़ेगा। तो एक टाइम आएगा जब शॉर्टेज हो जाएगा इन सब फील्डों का, जो मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इन लोग को भी तो बहुत ज़रूरत होता है ना। हम लोग के डे टू डे लाइफ में काफ़ी कुछ ज़रूरत होता है। तो मुझे लगता है कि आगे जाके भी स्टूडेंट्स को ये सब सोचना चाहिए कि जो कोर फील्ड्स है उनमें अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इन इन सब जो ब्रांचेस हैं, इन लोगों को मतलब टर्म दिया गया था एवरग्रीन एवरग्रीन डिपार्टमेंट्स लाइक सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। सो द थिंग इज, द ग्राउंड रियलिटी दैट जो आपने बताया अभी, अ, हाल फिलहाल में जो प्लेसमेंट का है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब मैं बोलूंगा नहीं कि काफी कुछ हाई चल रहा है प्लेसमेंट का जो पैकेज है या फिर जो परसेंटेज है, लेकिन जो भी अभी चल रहा है उसको एक पॉइंट पे जाने के बाद वो भी काफी बढ़ेगा। ये मेरा ओपिनियन है खुद से। तो मैं यही एनकरेज करना चाहूंगा कि आप कोर फील्ड्स में ट्राई करके देखिए, क्योंकि इसमें भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। और आज भी जब हम देखते हैं न्यूज चैनल वगैरह में, जो मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है वो भी काफी कुछ आ रहे हैं। तो इन सब में हम लोग का जरूरत भी होगा आगे जाके, जो सिविल इंजीनियर्स है या मैकेनिकल इंजीनियर्स है। तो मुझे लगता है कि लोगों को अभी से थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए इन सब कोर फील्ड्स के बारे में। तो ये मेरा ओपिनियन है। तो दैट्स थिंग। ओके सर, तो आई होप कि इस आंसर जो है वो स्टूडेंट्स का थोड़ा जो है वो इंक्लिनेशन बदलेगा और जो पॉइंट ऑफ व्यू अभी उनका होगा सिविल को लेकर वो भी शायद चेंज होगा और मीन्स इसमें भी जो है वो स्टूडेंट्स आएंगे अच्छे खासे। सो अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसमेंट से रिलेटेड कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो है वो मीन्स लगभग जो है वो 6th 7th या 8th सेमेस्टर के आसपास में ही जो है वो प्लेसमेंट का प्रोसीजर चलता है। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में है या फिर इवन फोर्थ ईयर में है, तो कैसी उनकी जो है वो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टुवर्ड प्लेसमेंट एंड टुवर्ड गेट? क्योंकि ये दो चीजें जो है वो एक सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में अगर बात करें तो बहुत ही मेजर जो है वो कैरियर बनाने का स्कोप रहता है। तो प्लेसमेंट एंड गेट को लेकर आप जो है वो थोड़ा सा बता दें। हाँ, अगर आप देखेंगे, मतलब ये प्लेसमेंट के बारे में मैं पहले कह रहा हूँ। प्लेसमेंट में कुछ टॉपिक्स है जो मतलब हॉट टॉपिक्स है, यही से वो लोग जो इंटरव्यूअर्स है वही से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पकड़ लीजिए बिल्डिंग मटेरियल्स या स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी वगैरह, ये सब कुछ मतलब एक यही टॉपिक से पूछते हैं। और ये सब टॉपिक्स तो गेट में भी हम लोग को पढ़ना होता है। तो मैं यही कहूंगा कि जैसे मैंने क्या किया था, मैंने मतलब थर्ड ईयर में जब था,
तो उस टाइम पे एक एसएससी जेई का एक बुक खरीद लिया था। तो एसएससी जेई एक अच्छा एग्जाम होता है, आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ पे जो क्वेश्चंस होता है सब टू द पॉइंट आता है, कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, बस जो वन लाइनर होता है ना क्वेश्चंस, तो वैसे ही आता है। तो मैंने उसका एक प्रीवियस ईयर का बुक खरीद लिया था जिसमें 20 साल के सारे क्वेश्चंस थे। तो और उसी बुक से मतलब जो जो टॉपिक्स मैंने अभी बताया आपको, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, फिर बिल्डिंग मटेरियल्स, वो सारे टॉपिक्स के जो जो क्वेश्चंस है, एक एक टॉपिक का 250 से 300 क्वेश्चंस था। मतलब उतना क्वेश्चंस था। तो मैंने एक एक करके देख लिया अच्छे से और उनको समझ लिया, क्योंकि अगर आप प्लेसमेंट के पहले ये सब वास्ट टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं तो बहुत टाइम चला जाएगा आपका। मतलब प्लेसमेंट भी खत्म हो जाएगा इतना पढ़ते पढ़ते आपका। तो मैं यही रेकमेंड करना चाहूंगा कि जो कंसाइज मैनर में आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सके तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको काफी कुछ में फोकस करना है ना। और रही बात गेट की, तो गेट के लिए आपको थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि गेट में तो ऐसा वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आते। वहां पे आपको एक 2 मार्कर का क्वेश्चन आ गया जो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कंसेप्ट लेके। तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसके साइड में प्लेसमेंट का भी आपका मतलब अच्छा होना चाहिए, थ्योरी वगैरह आपको पढ़ना होगा। तो कंसेप्ट आपका क्लियर रहना होगा, यही मेरा कहने का मतलब है। तो यही है। ओके सर, तो आई होप कि ये जो आंसर आपने दिया वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि आखिर सोर्स कहाँ से जो है वो आखिर प्रिपरेशन करे। वो बस या तो सेमेस्टर की पढ़ाई बस करते चले जाते हैं, या फिर पूरी तरह से कोचिंग वालों पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ। ओके सर, तो मूविंग टुवर्ड की प्लेसमेंट के लिए, तो आपकी जो है वो जिस कंपनी में प्लेसमेंट हुई, तो थोड़ी सी जो है वो उसकी बैकग्राउंड डिटेल बता दे, और क्या कंपनी का जो है वो सिलेक्शन का प्रोसीजर था। क्योंकि ये जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, किसी में 3 स्टेजेस होते हैं, किसी में 2 या किसी में 4। तो आपकी जिस कंपनी में हुई उसके बारे में, और क्या क्या स्टेजेस हुई, और चूंकि आप जो है वो डिफरेंट कंपनीज में भी अपियर हुए होंगे, या फिर आप देख रहे होंगे कॉलेजेस में, तो उनके बारे में भी जो है वो जरा बता दें डिटेल में। अच्छा, मेरा जो अभी प्लेसमेंट हुआ है वो है जीकेडब्ल्यू कंसल्ट नाम के एक कंपनी में। ये लोग एक्चुअली मतलब एक एनवायरमेंटल कंसल्टेंट है जो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो टॉपिक्स है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, वो सब टॉपिक्स में फोकस करते हैं और अपना प्रोजेक्ट्स भी उन वहीं पे बेस्ड होता है उन लोगों का। और जो स्टेप्स वगैरह आपने बताया अभी, तो बात यह है कि कुछ कंपनीज में डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अगर आप जनरल व्यू से देखें तो हर कंपनी में एप्टी राउंड होता है पहले, फिर जीडी होता है और फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन इस वाले कंपनी में मैंने जिसमें अपियर किया, जीकेडब्ल्यू, इसमें सिर्फ 2 ही राउंड हुआ था। पहले हुआ था जीडी ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद हुआ था इंटरव्यू। इंटरव्यू में एचआर भी था और उसके साथ साथ टेक्निकल भी एक पैनल था। तो यही है। और हाँ, बस यही है। ओके सर, तो अब जो है वो बात करते हैं डिफरेंट स्टेजेस की। तो आपने जैसे बताया कि इसमें कुछ जो है वो एप्टी राउंड ये सब भी था नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो कंपनीज में रहती हैं। तो स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस के लिए जो है वो थोड़ा सा कॉन्साइज में बता दें कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये सभी जैसे इसके लिए स्क्रीन आउट होने से कैसे बचें, क्योंकि कंपनीज ये स्टेजेस इसलिए ही अपनाती है ताकि स्टूडेंट को स्क्रीन आउट कर सके। तो इस कंपनी में जो है वो जीकेडब्ल्यू में क्या क्या जो है वो स्टेजेस थी, और आपने जो है वो इसके लिए कैसे अपने आप को जो है वो प्रिपेयर किया था। अच्छा, जीकेडब्ल्यू में पहला स्टेज जो था ग्रुप डिस्कशन का। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि एक टॉपिक दिया जाता है और उस पे एक टीम रहता है, 8 जन रहते हैं टोटल उसमें। अब कैंडिडेट्स कह सकते हैं, कैंडिडेट्स 8 जन रहते हैं या 12 जन रहते हैं कहीं कहीं। तो उसमें से वो लोग स्क्रीन आउट करते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन में आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे आपको 1 से 2 मिनट बात करना होता है ना। जो मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इस स्टेज का, कि वो लोग आपका मतलब जो रहते हैं पैनल, वो लोग आपका बोलने का तरीका ज्यादा देखते हैं, बोलने का तरीका और कॉन्फिडेंस। क्योंकि टॉपिक पे कोई भी बात कर सकता है, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं वो, और आप कैसे बोलते हैं, वो सब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं वो लोग। और उसी के बेसिस पे मुझे लगता है सिलेक्शन करते हैं। आपका पॉइंट जो भी रहे, आपका पॉइंट अगर छोटा भी है, आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप अगर उसे थोड़ा सा अच्छे से बोल रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस स्टेज से आप इजीली क्लियर हो जाएंगे। और रही बात, अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो आप पहले क्या कीजिए कि जो बाकी कैंडिडेट्स है वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो क्या पॉइंट्स बोल रहे हैं, वो अच्छे से तरह से सुनिए। और उस पे ही थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के और और कुछ ऐड कर सके आप, तो उसमें ऐड करके अच्छे से बोलिए।
तो इस राउंड से आप ऐसे ही निकल जाएंगे, तो उसमें स्क्रीनिंग का कोई मतलब चांस ही नहीं है आपका। अगर ऐसे आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं तो सिलेक्शन इज गारंटीड। सो ये एक स्टेज हो गया। और दूसरा स्टेज है वो जो पर्सनल इंटरव्यू, पीआई राउंड। उसमें भी दो पैनल्स था, जो एक था एचआर और दूसरा था टेक्निकल। एचआर आपको हमेशा जेनेरिक सवाल पूछेगी कि आपका साइकोलॉजी टेस्ट करने के लिए, आपका बिहेवियर पैटर्न टेस्ट करने के लिए। तो वैसा तो आप इसके बेसिस पे कुछ प्रिपरेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके माइंड में जो भी आता है एक कंसाइज फॉर्मल मैनर में आपको कहना पड़ेगा उन्हें। तो आई थिंक काफी है वो। तो उसके बाद आता है जो टेक्निकल राउंड है। टेक्निकल राउंड पे तो आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। वो लोग आपको कुछ करने दे सकते हैं, एक पेज दे के बोलेंगे एसएफडी पीएमडी बनाओ, या कुछ टेक्निकल रिलेटेड सवाल पूछेंगे, उसको आपको क्लियर वे में कहना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं भी आता तो आप कह सकते हैं कि ये नहीं आता। उससे मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थिंक यही है। तो आपने जीडी और मीन्स इस कंपनी के लिए बेसिकली जीडी और पीआई थी। तो जीडी में जो है वो कौन कौन से मीन्स आपके लिए कौन सा जो है वो टॉपिक रखा गया था? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि आखिर मीन्स कुछ बहुत भास्ट हम्म। टॉपिक आ जाएगा या बहुत इजी टॉपिक, कैसा रहता है? और आपके कुछ दोस्तों का मीन्स कैसा रहा था एक्सपीरियंस उनका? क्योंकि मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का डिफरेंट डिफरेंट जो है वो टॉपिक देते हैं, वो लोग सेम टॉपिक यूजुअली नहीं देते हैं। तो हाँ। टॉपिक का नेम बता दे। और टेक्निकल राउंड में क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, मींस प्रॉपर क्वेश्चंस, क्योंकि शायद आने वाले स्टूडेंट्स को जो है ये बेनिफिशियल हो कि वो भी वैसे पार्ट से प्रिपेयर कर सके। और एचआर राउंड के लिए भी जो है वो एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ओके। ओके, तो पहला जो जीडी हुआ था उसमें टॉपिक दिया गया था, इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज गुड फॉर इंडिया। तो उसमें जब आपको कोई टॉपिक मिलता है, आप पहले से ही सोच लीजिए कि आप उसके फॉर में कहेंगे या अगेंस्ट में कहेंगे, लेकिन आप उस पर एकदम अटल मत रहिए। अगर कोई उससे अच्छा पॉइंट कह दिया तो आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जो मिला था मैंने उस पर अगेंस्ट पे कहा था कि प्राइवेटाइजेशन करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उससे काफी इफेक्ट पड़ेगा लोगों के जॉब्स पे और चार्जेस भी काफी हाई हो जाएंगे। तो उसी को, मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं थे टू बी प्रिसाइज, क्योंकि आपको सोचने के लिए भी बस 5 मिनट्स दिया जाता है, उसमें आप कितना ही सोच के बनाएंगे। तो मैंने बस वही पॉइंट को अच्छे से प्रेजेंट किया था और बहुत कुछ कहा था उसके ऊपर। तो उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। और आई थिंक मेरा सिलेक्शन वैसे ही हो गया जीडी में उस तरफ से। तो वो हो गया जीडी का। फिर आता है इंटरव्यू का, जो था पर्सनल इंटरव्यू। उसमें मेरा एचआर राउंड पहले हुआ था। तो एचआर राउंड में क्या हुआ था कि पहले मैं गया तो थोड़ा नर्वस हो गया था मैं, तो उन्होंने देख के ही समझ गया, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही पूछा कि आप थोड़े नर्वस फील कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, आई एम फीलिंग अ लिटिल नर्वस बिकॉज इट्स वन ऑफ द फर्स्ट इंटरव्यूज आई एम गिविंग। इससे पहले भी दे चुका था, लेकिन फिर भी थोड़ा नर्वसनेस हुआ था। अब मैंने कह दिया, ऑनेस्टली कह दिया। तो उन्होंने कहा कि जस्ट काम डाउन एंड कंपोज योरसेल्फ। तो देन दे आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस। तो एचआर के पहले क्वेश्चन ही था कि मेरे फैमिली के बारे में था, मैं कहाँ पे रहता हूँ, वो सब था। और फिर उन्होंने पूछा कि वेयर डू आई वांट टू सी माई सेल्फ इन 5 years। वो सब जो जेनरिक क्वेश्चंस रहते हैं वो सब पूछा था उन्होंने मुझसे। और क्या पूछा था, हाँ, और था कि आपका जो स्ट्रेंथ्स है वो बताइए, वो सब क्या है, स्ट्रेंथ्स वगैरह, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, ये सब पूछा था। और उसके बाद अच्छा हाँ, रिलोकेशन के बारे में भी पूछा था कि आप अगर कहीं रिलोकेट करना चाहेंगे तो क्या आप मतलब अवेलेबल है ना। तो मैंने उसमें हाँ ही कह दिया था। वो एक था। फिर क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, हाँ, हाउ डू आई टेक क्रिटिसिज्म। तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने देखा था वो लोग बहुत ही मतलब सीरियसली पूछ रहे थे कि हाउ डू आई टेक क्रिटिसिज्म। तो मैंने उस इसमें थोड़ा टाइम लेके ही बताया था कि आई यूजुअली डोंट फेस एनी criticism, but whenever if I face in near future, I will always take it in a very positive manner and try to improve myself। क्योंकि वो लोग आपका यही चेक करते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, कि मैं क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पाता, मैं टूट जाता हूँ, तो इससे मुझे लगता है कि काफी कुछ मतलब काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों पे। तो ये एक रहा था। और हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग पूछ रहे थे कि इफ आई एम इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज और एनीथिंग लाइक दैट। तो इस वाले सवाल, ये थोड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल सवाल है, क्योंकि अगर आप कुछ कहते हैं कि मुझे नहीं इसके बाद गेट देना है या एमबीए करना है, तो इस पे उन लोगों को भी मतलब थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है कि वो लोग सोचेंगे कि अच्छा, कि ये तो बाद में जाके कुछ कर लेगा, फिर कंपनी छोड़ देगा। तो मुझे नहीं लगता इस वाले सवाल पे आपको यस या नो एकदम डायरेक्टली बोलना चाहिए। इसमें थोड़ा घुमा के आप ऐसे कहिए कि
मुझे अभी थोड़ा एक्सपीरियंस गैदर करना है और आगे जाके मैं ये सब सोचूंगा इसके बारे में। तो ये वाला सवाल मैंने ऐसे ही मतलब बोला था। तो HR राउंड में यही सब सवाल पूछे थे उन लोगों ने। फिर मैं गया टेक्निकल पैनल के पास। तो टेक्निकल पैनल में जाते ही उन्होंने पूछा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैंने कहा कि मेरा RCC फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उसी पे वो लोग कुछ सवाल कहे। तो पहला सवाल था व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट इन अ बीम। ये सब सवाल था। फिर प्री स्ट्रेसिंग से एक सवाल पूछा था, मुझे अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा। तो वो एक था। और IS कोड वगैरह पूछे थे कि जनरल प्रैक्टिस के लिए RCC में कौन सा IS कोड यूज होता है, वाटर टैंक में क्या IS कोड यूज होता है। तो ये सब पूछने के बाद उन्होंने उन लोगों का जो कोर्स सब्जेक्ट है, मैंने कहा कुछ देर पहले, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई, उसमें से एक आता है डार्सी वाइसबर्ग इक्वेशन। तो उन्होंने कहा था कि ये डार्सी वाइसबर्ग इक्वेशन लिख के दिखाओ और इसमें जो जो टर्म्स है वो सब मुझे समझाओ। तो मैंने वो समझा दिया था, जो भी हो। तो और दो तीन सवाल थे जो मैं नहीं कह पाया, तो उसमें मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि आई कांट आंसर दिस, आई डोंट नो। तो बस यही था। ऐसा ही गया था मेरा इंटरव्यू। ये जो है वो क्वेश्चन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से जो है वो लोग ज्यादा पूछ रहे थे। हम्म। नहीं, मुझे पहले पूछा था कि आपका मतलब फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने कहा था RCC। तो पहले से वो लोग ज्यादा ही RCC में पूछ रहे थे। फिर लास्ट में जाके दो तीन सवाल मुझे अभी याद आ रहा है कि एनवायरनमेंट से था और कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स से भी था। तो बस यही यही ओके, था। और कोई आपके फ्रेंड्स जिनका क्वेश्चन भी आपको याद हो अगर हाँ। तो। मुझे याद है कुछ लोगों को मतलब पूछ रहे थे कि वो सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में, BOD COD के बारे में जो था। फिर वाटर ट्रीटमेंट वगैरह से भी पूछा था कुछ लोगों को, क्योंकि ये उनका मतलब कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी में से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे थे उन लोगों ने लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा RCC फेवरेट है। तो वो लोग ज़्यादा कुछ हटे नहीं वहाँ से, वही से पूछ रहे थे। तो बस। ओके सर, तो एक चीज और जो है वो बहुत ही मैटर करती है, वो है आपका रिज्यूमे और सीवी। तो एक सीवी में जो है वो एक स्टूडेंट को क्या क्या ऐड करने चाहिए, क्या ऐड नहीं करने चाहिए। और मैं यहाँ फॉर्मेट और मीन्स लेटर के साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कंटेंट की, मीन्स कंटेंट क्या होना चाहिए। और ताकि एक जो है वो सीवी इफेक्टिव बने, ताकि HR और जो भी इंटरव्यूअर हैं उनको मीन्स आपके सीवी से मैक्सिमम उन्हें पता चल पाए। तो ये जो है वो इसके बारे में जरा बता दें आप, रिज्यूमे एंड सीवी के बारे में। रेज्यूमे एंड CV के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इट्स अ प्रोफेशनल फील्ड। तो आपको एकदम प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट करना चाहिए। मतलब आपका जो CV होगा, तो उसमें क्या कीजिए कि पहला चीज़ ये है, आपको बहुत मतलब कंसाइज रखिए, ज़्यादा कुछ मत लिखिए। आपने जो जो किया है, आपका जो क्वालिफिकेशंस है वो सब हाईलाइट करके लिखिए। और आपका जो प्रोजेक्ट्स है, वो लोग काफ़ी मतलब मैंने देखा है कि प्लेसमेंट्स में काफ़ी ध्यान देते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पे कि आपने क्या क्या काम किया है। फिर आपका इंटर्नशिप कहाँ पे हुआ था, वहां पे आपने क्या किया है, वो सब हाईलाइट करके लिखिए। एंड यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 to 3 questions from your resume based on the technical fields, and also your even the HR can ask you about these things. So I think कि उसी वे में आपका जो रेज्यूमे है उसको डिजाइन करिए। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि रेज्यूमे में ट्राई नॉट टू ऐड अ पिक्चर ऑफ योर्स। बिकॉज मैंने मतलब पढ़ा है कहीं पे कि पिक्चर ऐड करने से कुछ मतलब ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। वो लोग आपको चेक करेंगे आपका स्किल्स क्या है, आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, उससे आपको मतलब आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली ऐड नहीं किया था उसमें। तो वैसा था। और जो मैंने कहा कि आप कंसाइज रखिए, छोटे में सब कुछ एकदम वेल एक्सप्लेन रहिए। तो योर CV विल बी क्वाइट इफेक्टिव फॉर द जॉब। आई होप कि अभी तक जो आपने बताई है बात, तो वो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और मीन्स अब जो है वो थोड़ी बात करना चाहेंगे डूज एंड डोंट्स की, क्योंकि बहुत सारे जगहों से स्टूडेंट्स को पता चलते रहता है कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डूज एंड डोंट्स यहाँ पे आपसे जो है वो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, और डोंट्स पे थोड़ा जो है वो फोकस ज्यादा रहेगा। एंड कोई आपका अगर अभी तक में ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आप शेयर करना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, डूज में पहले रहेगा, मतलब पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपका ये पहला प्लेसमेंट होगा। तो मतलब नर्वसनेस आएगा, कुछ भी हो जाए, आप कितना भी कंपोज रहिए, आपका नर्वसनेस आएगा। लेकिन उसमें भी आपको सब कुछ मतलब कंपोज रहना है।
आपको मतलब अगर कुछ पूछा जाए तो आपको सोच के जवाब देने का हालत होना चाहिए, एकदम मतलब टूट गए वहां पे अंदर जाके या एकदम से मतलब नर्वस होके वो सब ठीक नहीं है। तो उसको आपको थोड़ा सा इनिशियल प्रिपरेशन लेना चाहिए कि वो लोग कुछ घुमा घुमा के भी पूछ सकते हैं, एचआर में भी पूछ सकते हैं, टेक्निकल में भी पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। तो उसमें घबराना नहीं है, और आपको कॉन्फिडेंस अगर आपका कम भी है फिर भी आपको मतलब जवाब अच्छे से देना चाहिए। वेल, यू हैव टू बी वेल स्पोकन एंड यू हैव टू बी वेल डिसिप्लिन्ड, आई वुड से। सो दैट इज वन थिंग। और डोंट्स, आपने कहा कि डोंट्स में मैंने जो बताया कुछ देर पहले कि आपको कुछ भी अगर वो पूछे कि आप बाद में जाके क्या करना चाहेंगे, तो उसमें आप एकदम मतलब क्लियर आंसर नहीं है कि मुझे ये बनना है वो बनना है, आप थोड़ा सा वेग आंसर भी दे सकते हैं घुमा के। तो ये एक चीज रहेगा। और डूज एंड डोंट्स में यही आता है, और क्या बोल सकते हैं। हम्म। हाँ, बस यही यही आ रहा है याद। सर, तो आई होप कि ये भी जो है वो टिप्स जो है वो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल्सो कि आपको जो है वो प्लेसमेंट मिली। एंड फाइनल टिप जो कि आने वाले स्टूडेंट्स को आप देना चाहें, क्योंकि हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो प्रेशर रहती है, और फोर्थ ईयर में यूजुअली मीन्स डिपेंड करता है कि वो किस कॉलेज से हैं, ये भी बात जो कि आपने पहले ही मेंशन की थी। तो फाइनल जो है वो टिप्स जो कि आने वाले स्टूडेंट्स को आप देना चाहें। पहला टिप मैं जो देना चाहूंगा वो है, आप पहले से मतलब क्लियर रहिए अपने माइंड में कि आपको क्या करना है। क्योंकि कुछ लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग को मतलब कोर में भी रह के भी कुछ लोग आईटी में चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग कोर में ही रहते हैं। तो आप पहले से मतलब एक माइंडसेट बना लीजिए कि नहीं, मुझे अगर कोर में रहना है तो मैं कोर में ही रहूंगा, और उसी हिसाब से मैं प्रिपरेशन करूंगा। तो ये पहला टिप हो गया। दूसरा टिप हुआ कि आप देखिए, सिविल का जो जो भी सब्जेक्ट्स है वो काफी वास्ट है। तो वास्ट सब्जेक्ट्स को आप उतने टाइम में प्लेसमेंट के एकदम कुछ महीने पहले से अगर आप पढ़ना भी स्टार्ट करें तो खत्म नहीं होगा। तो मैंने जैसे कहा कि एक बुक मैंने एसएससी जेई का खरीदा था, वो एक आईएएस मास्टर का बुक है, आप वैसा खरीद सकते हैं। और कोई एग्जाम का दूसरा एग्जाम का भी बुक हुआ तो आप खरीद सकते हैं। उस बुक से कंसाइज वे में आप मतलब जितना हो सके आप पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चंस है उसमें अच्छे से देख लीजिए, सॉल्व करिए। तो उससे मुझे लगता है कि काफी इफेक्टिव प्रिपरेशन होगा आपके प्लेसमेंट के लिए। और रही बात ये एक और टिप हो गया, अगर आप गेट के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको मुझे लगता है कि सेकेंड ईयर के खत्म होने से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, गेट का प्रिपरेशन हो जाए। क्योंकि अगर उस हिसाब से आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले से, प्लेसमेंट काफी पहले से, तो जब तक आपका प्लेसमेंट आएगा तो आपका काफी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो उसमें ज्यादा कुछ ऐड करने का रहेगा नहीं। तो अगर आप कुछ थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे तो मुझे लगता है कि वो काफी हो जाएगा, आपका टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा, आपका गेट का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो ऐसे बढ़िया रहेगा, मुझे वही लगता है। बस यही है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। एंड इन्हीं शब्दों के साथ जो है वो हम लोग वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू, हैव अ गुड थैंक डे। यू। हाँ।